दोस्तों नमस्कार। आज आपके बीच में एक नए वीडियो के साथ में मैं पुणे अलबेला सर आपके बीच में हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा था व्यस्तताओं के चलते हुए, लेकिन धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है और अच्छे से अच्छा मैटर लेकर के आने की कोशिश की जा रही है। धीरे धीरे हम बोर्ड पर भी सामने आएंगे, लेकिन अभी क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स। इसके लिए हम आपके लिए ऐसे प्रयास हमारे छूटे नहीं, आपकी लगातार अच्छी से अच्छी नॉलेज मिलती रहे, क्योंकि आप दूसरे यूट्यूबर्स पर जो वीडियो देखेंगे वो आपका 2 घंटे का वीडियो और ये मेरा 15 मिनट का वीडियो बराबर है, क्योंकि इसमें से जो जानकारी लेकर के आता हूँ वो बहुत ही चुनिंदा जानकारी और बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी आपके बीच में लेकर के आता हूँ। और वास्तव में वो शिक्षा एग्ज़ाम से जुड़ी हुई है। शिक्षक भर्तियाँ, चाहे तमाम प्रकार की शिक्षक भर्तियाँ राजस्थान में आयोजित होती है, चाहे एनटीटी लेवल की आयोजित होती है, चाहे लेवल फर्स्ट की आयोजित होती है, चाहे लेवल सेकंड की आयोजित होती है, चाहे ग्रेड सेकंड की आयोजित होती है, चाहे ग्रेड फर्स्ट की आयोजित होती है, चाहे कॉलेज लेक्चर्स की आयोजित होती है। उनमें तमाम प्रकार के जो प्रश्न, जो साइकोलॉजी और जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित, पेडागोजी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए वास्तव में ये रामबाण औषधि साबित होती है। ये जो सामग्री है ये इस यूट्यूब के माध्यम से आपको मिलती है। वो दोस्तों, आज आपके बीच में एक नया वीडियो, जिसके बारे में मैंने एक बहुत बड़े दार्शनिक, एक बहुत बड़े शिक्षाविद की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है जीन जैक्स रूसो। जैसा आपको दिख गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से याद है आपको। पहले हम बात कर लेते हैं कि जीन जैक्स रूसो कौन थे। जीन जैक्स रूसो का जन्म 28 जून 1712 को जिनेवा में होता है। दोस्तों जानते हो जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। आपने स्विट्जरलैंड की वादियों के बारे में अच्छी तरीके से देखा होगा, और यदि आपने स्विट्जरलैंड की वादियाँ नहीं देखी है तो आप देख लेना कभी, जब हीरो पिक्चर देखते हो और जब गाना आता है ना, मैं तुझको भगा लाया तेरे बाप के घर से, उस गाने के अंदर जो वादियाँ रिकॉर्डाइज की गई है, जो फिल्माई गई है, वो जिनेवा शहर की वादियाँ हैं। दोस्तों क्योंकि जिनेवा शहर पर्यावरणीय सम्मेलनों के लिए भी प्रसिद्ध रहा है, इसलिए जिनेवा की वादियाँ बहुत अच्छी होती है। इन वादियों में से एक बहुत महान शिक्षाविद निकलता है, जिसका नाम है जीन जैक्स रूसो, जिसका जन्म 28 जून के दिन 1712 में होता है। और ये ध्यान देना, बहुत ही बड़े शिक्षा शास्त्री, शिक्षाविद, दार्शनिक, जो भी कहें, वास्तव में ईश्वरीय स्वरूप में पैदा होते हैं। और ये ध्यान देना, अब जो इसके बारे में जो मेन बातें हैं, पहला ध्यान देना कि मनोविज्ञान के अंदर अनेक डोमेन या अनेक वाद चलते हैं। पहला आपको ध्यान में रखना है कि जीन जैक्स रूसो कौन थे? प्रकृतिवादी थे। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना कि प्रकृतिवाद, पहला वाद ही प्रकृतिवाद है। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद जो प्रारंभिक वादों में आते हैं मनोविज्ञान के, प्रकृतिवादी थे। जीन जैक्स रूसो का संबंध किससे है? प्रकृतिवाद। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रकृतिवाद भी 3 प्रकार का होता है। डिटेल से जब बोर्ड पर सामने आएंगे तब हम इस पर चर्चा करेंगे कि, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है कि प्रकृतिवाद की 3 शाखाएं होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। पहला जो शाखा होती है वो पदार्थवादी प्रकृतिवाद, दूसरी जो शाखा है वो है जीववाद प्रकृतिवादी, और तीसरी जो शाखा है वो है यांत्रिक प्रकृतिवाद। ध्यान देना, पदार्थवाद और जीववाद प्रकृतिवादी तो प्रारंभ में लिखे गए थे, लेकिन जो यांत्रिक प्रकृतिवाद है, इसके जो जनक माने जाते हैं वो हॉब्स है। कौन है? हॉब्स। तो प्रकृतिवाद की कितनी शाखाएं? 3 है। पदार्थवादी प्रकृतिवाद, जीववादी प्रकृतिवाद और यांत्रिकवादी प्रकृतिवाद। तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना, प्रकृतिवाद की कितनी शाखाएं? 3 शाखाएं। और इसमें यांत्रिक प्रकृतिवाद के जनक कौन है? हॉब्स है। तो दोस्तों यहाँ तक मुझे अच्छी तरीके से ज्ञात है कि आपके समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट रूप से ये थोड़ी क्या है, ज्ञानात्मक नॉलेज क्षेत्र की बातें, इसको मैं कुछ समझने वाली बात नहीं है। इसको आपको जैसे सका जैसा याद रखना है, क्योंकि ज्ञानात्मक में सीधा क्या होता है, प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण होता है, और आपको थोड़ा सा रिकॉल और रिमाइंड करना है, याद रह जाएंगे। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि प्रकृतिवाद वास्तव में है क्या। दोस्तों जो प्रकृतिवाद है, इसमें क्या करते हैं कि जितने भी दार्शनिक है वो क्या करते हैं कि ज्ञान को क्या मानते हैं,
प्रत्यक्ष मानते हैं कि ज्ञान है वो क्या है, संसार में प्रत्यक्ष रूप से स्थित है, मूर्त रूप में उपस्थित है, सामने सब कुछ है जो। और ध्यान देना, जो प्रत्यक्ष चीज है हम उनको हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके माध्यम से अनुभव करके क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। जैसे सूंघ करके, स्पर्श कर करके, देख करके, सुन करके, स्वाद चख करके, ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं उनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि हम इंद्रियों के माध्यम से अनुभव के द्वारा ज्ञान ग्रहण करते हैं, इसलिए इस वाद को मानने वाले क्या करते हैं, ज्ञान को इंद्रिय जनित मानते हैं और अनुभव जन्य मानते हैं। क्योंकि जो इंद्रियों को हम जो उनके संपर्क में लाएंगे, जो प्रत्यक्ष रूप से उन्हीं के माध्यम से जो अनुभव होगा उसी से हमारे ज्ञान का निर्माण होता है। ये कौन कहते हैं, प्रकृतिवादी कहते हैं। तो ध्यान देना, ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव के द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब ध्यान देना कि ये प्रत्यक्ष है तो हमें इसके अंदर इंद्रिय जनित है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल हमें एक स्वतंत्र रूप से सीखना होगा। इसलिए पुस्तकीय ज्ञान क्या है, कर्तरी में पुस्तकीय ज्ञान को क्या कहते हैं, बिल्कुल ही नज़रअंदाज करते हैं प्रकृतिवादी। इसलिए ध्यान देना, पुस्तकीय ज्ञान को निषेध करते हैं। इसलिए निषेधात्मक शिक्षा प्रत्येक का जनक किसे कहा जाता है, रूसो को कहा जाता है। क्योंकि सबसे पहले पुस्तकीय ज्ञान को कृत्रिम कहने वाले व्यक्ति कौन थे, रूसो थे। प्रकृतिवादियों की मूल जड़ें रूसो में मिलती है। इसलिए निषेधात्मक शिक्षा प्रत्येक का जनक कौन है, रूसो। रूसो क्या कहते हैं, निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ है कि हमें पुस्तकों के माध्यम से बालकों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होना चाहिए। इंद्रियों के माध्यम से जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है उससे हमारा ज्ञान क्या होना चाहिए, जनरेट होना चाहिए। इसलिए निषेधात्मक शिक्षा प्रत्येक का जनक भी किसे कहा जाता है। अब ध्यान देना भाई, जब अनुभव कब करेगा, जब हम बालक को क्या छोड़ेंगे, स्वतंत्र छोड़ेंगे प्रकृति में। तो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर देने चाहिए। क्योंकि जब विभिन्न अनुभव कब आएंगे, जब हम बालक क्या करेगा, विभिन्न प्रकार के अनुभव तभी करेगा जब वो क्या हो, फ्रीडम हो। इसलिए स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर देना चाहिए। इसमें मतलब किसी प्रकार का दबाव या किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आनी चाहिए। इसलिए ध्यान देना, स्वतंत्र रूप से सीखने के कारण से इसलिए इनको जीन जैक्स रूसो को उन्मुक्त बाल शिक्षा का प्रत्यय है वो भी किसने दिया था, रूसो। उन्मुक्त का होता है कि हमें खुला छोड़ दो बालक को, जो भी अनुभव करे इंद्रियों से उसे करने दो। किसी चीज़ को छुए, किसी चीज़ को सूंघे, किसी चीज़ को पकड़े, ये सारे के सारे अनुभव करने दो। अपने आप क्या होने जाएगा, इंद्रियों के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से उसके ज्ञान का क्या बढ़ता जाएगा, मस्तिष्क में भंडारण होता रहेगा और बालक अच्छी तरीके से अपनी समझ को विकसित करेगा। अब ध्यान देना, इसके बारे में जो रूसो ने बहुत बड़ा कथन कहा है कि मनुष्य मुक्त जन्मा है, लेकिन वह समाज में रहते हुए जंजीर से जकड़ा हुआ महसूस करता है, इसलिए उसका ज्ञान का निर्माण नहीं हो पाता है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट रूप से इस कथन को ध्यान में रखना है कि ये कथन किसने कहा था कि मनुष्य मुक्त जन्मा है, कोई के सागे आयोन कोई के सागे जाए, और पतो कोनी कि तरीके से जन्मी है, लेकिन अपने आप में स्वतंत्र जन्मा है। लेकिन वह समाज में रहते हुए क्या कर देता है, अनेक प्रकार की जंजीरों, सामाजिक बाधाओं से क्या हो जाता है, घिर जाता है। इसलिए वो सारे के सारे जो प्रत्यक्ष अनुभव होने चाहिए थे इंद्रियों के माध्यम से वो नहीं ले पाता है। दोस्तों, कुछ न कुछ बाधाएं आ जाती है, सामाजिक रीतियों की कहें या पारिवारिक पृष्ठभूमि की कहें, तो उससे बालक क्या हो जाता है, वंचित हो जाता है, जिसके कारण से उसमें ज्ञान में बाधा आ जाती है। तो ध्यान देना चाहिए, बालक को क्या करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से विकसित होने के, प्रकृति के अंदर विकसित होने के अवसर देने चाहिए, ताकि वो अपने इंद्रियों के माध्यम से अधिकाधिक अनुभव करके क्या करे, नवीन ज्ञान की प्राप्ति कर सके। दोस्तों, अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है रूसो की प्रमुख पुस्तकों की, जिसमें जो पहली पुस्तक आती है वो रूसो की आती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ध्यान रूप से ध्यान रखना कि पहली पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको सामाजिक अनुबंधन कहते हैं। कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या, आपने कभी सुना है कि कॉन्ट्रैक्ट पर चल रहा है इसका काम, तो मतलब सामाजिक अनुबंधन। और दूसरी जो पुस्तक है जो बहुत बार आपने देखी होगी, एमिल, एक काल्पनिक बालक का नाम था, और एमिल में ही सबसे ज़्यादा स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर देने की बात करते हैं। तीसरी जो पुस्तक है द हेलोयस, दी हेलोयस, ध्यान देना, दा और दी कब बोला जाता है, इंग्लिश में अलग अलग नियम होते हैं। दी हेलोयस,
ये 3 पुस्तकें आपको रूसो की इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखनी है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करो चैनल को, अभी करो सब्सक्राइब, एक बार जितने भी देख रहे हो वो सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों ये वीडियो है वो बहुत अच्छी तरीके से आता है, एक बार इसके स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। आप इसका ले लो पहले, इसका ले लो, और इसका ले लो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों अच्छे से अच्छे हर सब्जेक्ट के वीडियो आएंगे यदि आप इसको लाइक और शेयर करोगे। नहीं तो देखो थाने ध्यान ये कि बाजे ले रे पग उठा करे, बाकी कोई चीज़ को नहीं। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो, जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ो। कोई हमें ज़रूरत नहीं है इस चैनल पर फालतू के लोगों की। जो पढ़ने के इच्छुक है वो सब्सक्राइब कर दे। और एक ध्यान देना, इसके अंदर निश्चित रूप से आप जो इस रीड की तैयारी करना चाहते हैं वो अपने नंबर क्या कर दे, सेंड कर दे। ध्यान देना, हमारे साथी अध्यापक इस चैनल को चलाते हैं, अपनी कलम अपनी आवाज़ को जो भी इच्छुक है वो सेंड कर दे, ताकि वीडियो क्या हो सके उन लोगों के लिए, चाहे 10 या 15 लोग भी हो, लेकिन अच्छी तरीके से वीडियो लगातार आते रहें। ये हमारी आशा है, हम आशा करते हैं कि ज़रूर, क्योंकि हमें क्या करनी है, गधों की जमात इकट्ठी नहीं करनी है। हमें वह घोड़े चाहिए जो क्या करें, हमारी रीट रूपी या शिक्षक भर्ती रूपी बाउंड्री को क्या कर दे, पार कर दे। क्योंकि गधों की जमात तो बहुत अधिक यूट्यूब चैनलों पर पड़ी है, हमें उन घोड़ों की जमात चाहिए जिसके क्या हो, चाल को लोग समझ नहीं सके और अंततः उसका क्या हो जाए, शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों इसी आशा के साथ में पुनः अलबेला सर आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप वीडियो को लगातार देख रहे हो, आप वीडियो को शेयर कर रहे हो, आप सब्सक्राइब कर रहे हो। ज़रूर आपकी इसी आशा के साथ में मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धीरे धीरे सब परिस्थितियां ठीक होगी, राजनीतिक परिदृश्य भी बदलेगा, भर्तियां भी आएगी। अभी दोस्तों आपका मन मुटाव हो रहा है कि सरकार क्या कहोगा, सरकार नहीं, सरकारें चलती रहती है। लोकतंत्र एक व्यवस्था है, इसमें सरकारें बनती आई है, बिगड़ती आई है, स्थिर सरकारें भी आई है, अस्थिर सरकारें आएगी, लेकिन भर्तियां तो आनी आनी है। इसलिए तैयारी को हम क्यों बर्बाद करें। दोस्तों जो काम की चीज़ है वो पढ़ो और जो काम की नहीं है उसको छोड़ दो। दोस्तों नमस्कार, पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन।